तो आज हम हमारा नीट बायोलॉजी का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है क्योंकि हर साल 3 या 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं एंड बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी ये एक अच्छा खासा वेटेज वाला टॉपिक है और बहुत बेसिक चैप्टर है। आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद एक बेस बन जाएगा आपका आपके आने वाले चैप्टर्स के लिए। जैसे जेनेटिक्स हो गया, उसमें ये चैप्टर के बहुत सारे कंसेप्ट आपको काम आएंगे। आपको ये चैप्टर पढ़ते टाइम कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे साथ साथ नोट्स बनाने हैं एंड यहाँ की चीजें आपको यहीं पे याद रखनी है ना। याद रखने के लिए कुछ डेटा होगा, आपको बस यहीं पे याद रखना है। आपने एक लेक्चर देख लिया तो इस लेक्चर की कोई भी चीज आपको कोई बाद में पूछे तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए एंड इस चैप्टर का हम सभी टॉपिक्स बहुत थॉरोली कंप्लीट करेंगे एंड सभी टॉपिक्स होने के बाद हम कुछ पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। फिर हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे, उनकी फिगर्स एंड कुछ डायग्राम्स डेटा है सब कुछ एंड इवन एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे एंड एट लास्ट हम एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है हम उसकी भी रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। तो हम देखेंगे पहले कि हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन लिविंग सेल, फिर डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में हम देखेंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर लिविंग सेल एंड अर्थ क्रस्ट में कुछ केमिकल्स का कंपोजिशन है जो डेटा हमें एनसीईआरटी में दिया है हम उसे देखेंगे एंड उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट निमोनिक्स भी आपको देंगे एंड एट द एंड हम देखेंगे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू, ये भी एनसीईआरटी का डेटा है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक जैसे ग्लूकोज हो गए, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब ऑर्गेनिक हो गए एंड इनऑर्गेनिक में कुछ हम एलिमेंट्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब इनऑर्गेनिक में आ गए। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो सेल में प्रेजेंट तो होते हैं बट हम वो सेल में बनते नहीं है, उन्हें बाहर से इंटेक किया जाता है। वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें तो वो सेल में बनते भी हैं एंड बाहर से भी लिए जा सकते हैं। So, living cell cannot form or synthesize inorganic substances, but inorganic substances are present in cell. They take inorganic substances from external environment. वही organic substance जैसे glucose proteins are synthesized in living cell as well as taken from external environment. तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनकी बात करें तो ये बाहर से लिए जाते हैं। वही ग्लूकोज प्रोटीन्स की बात करें, ये बाहर से भी लिए जा सकते हैं और अंदर ही बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या है? तो लिविंग सेल फॉर्म्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर इसेंशियल फॉर लाइफ आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए यहाँ पे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, है ना। तो बायोमोलिक्यूल्स आर ओनली ऑर्गेनिक, कोई भी इनऑर्गेनिक अगर सब्सटेंस है तो वो बायोमोलिक्यूल्स में नहीं काउंट होगा। और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिविंग सेल में बनते हैं सिर्फ वही बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ओके, सो बायोमोलिक्यूल्स आर living are organic substances formed in the living cell which are essential for life. तो inorganic substances are not biomolecules, है ना। ये एक important चीज है। inorganic substances are not synthesized in cell and inorganic substances but inorganic substances are present in cell, present होते हैं सेल में बट बनते नहीं है क्योंकि उन्हें बाहर से सेल में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे नेचर देखेंगे, ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक, अभी हमने देखा बायोमोलिक्यूल्स कैन नेवर बी इनऑर्गेनिक, दे आर ऑलवेज ऑर्गेनिक। ओके, नेक्स्ट सोर्स है लिविंग सेल। डेड डेड सेल में जो अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो बायोमोलिक्यूल्स नहीं होंगे। देन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है वो लिविंग सेल में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कुछ लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चों को, क्योंकि कहीं पे 800 डाल्टन डेटा दिया होता है, कहीं पे 1000 डाल्टन डेटा दिया होता है। तो हम इस कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से अभी क्लियर करेंगे। तो हम बायोमोलिक्यूल्स को करते हैं इनटू बायो मैक्रोमोलिक्यूल एंड बायो माइक्रोमोलिक्यूल। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर फाउंड इन एसिड insoluble pool while माइक्रो आर फाउंड इन एसिड soluble pool। क्या है एसिड insoluble, कैसे क्या है एसिड soluble, हम अगले लेक्चर में देखेंगे बहुत क्लियरली। आप बस तब तक याद रखिए कि मैक्रो आर फाउंड इन insoluble एंड माइक्रो आर फाउंड इन soluble pool। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को, ऑन बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। मैक्रोमोलिक्यूल्स का वेट जो होता है वो 1000 डेल्टन से ज्यादा होता है एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो वेट होता है वो 1000 डेल्टन से कम होता है। अब
1000 डाल्टन से कम होता है, मतलब 800 डाल्टन से भी कम हो सकता है ना? तो माइक्रोमोलेक्यूल जितने भी अब तक मिले हैं उन सबका वेट 800 डाल्टन से कम पाया गया है। इसलिए हम कहीं पे ऐसा दिया जाता है कि बायो माइक्रोमोलेक्यूल्स का वेट जो है वो 800 डाल्टन से कम है। एग्जैक्टली करेक्ट है, बट क्लासिफाई उनको 1000 डाल्टन के हिसाब से किया गया है। जो मोस्टली मैक्रोमोलेक्यूल होते हैं उनका वेट अप टू 10,000 डाल्टन होता है। वही माइक्रोमोलिक्यूल्स का लेस देन 800 डाल्टन होता है, बट क्लासिफिकेशन के लिए एक पर्टिकुलर नंबर जो लिया गया वो 1000 डाल्टन लिया गया है। तो देखते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल जो है वो मोस्टली पॉलीमेरिक होता है एंड माइक्रोमोलिक्यूल नॉन पॉलीमेरिक होता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, एंड माइक्रोमोलिक्यूल के मोनोसैकेराइड्स हो गए जैसे ग्लूकोज, है ना, डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज, अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, लाइसिन, एलिनिन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, नाइट्रोजनस बेसिस, विटामिन, लिपिड्स, ग्लिसरॉल, ये सब आ गए हमारे माइक्रोमोलिक्यूल में। अब यहाँ पे लिपिड्स का एक इंपॉर्टेंट केस है। लिपिड्स जो है वो माइक्रोमोलिक्यूल है। लिपिड है ना, लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल है, बट वो एसिड सोल्यूबल पूल में नहीं मिलता है। लिपिड मिलता है एसिड इनसोल्यूबल पूल में। क्यों? उसका रीजन भी हम सामने देखेंगे। तो देखते हैं, लिपिड्स जो है उनका वेट 800 डाल्टन से कम है, बट दे आर फाउंड इन एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्या है उसका रीजन? तो एक लिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऐसा होता है ना, एक लिपिड का मॉलिक्यूल ये जो होता है ये उसका हाइड्रोफिलिक हेड होता है, मतलब वाटर लविंग हेड, पोलर हेड होता है। एंड ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल होती है ना। ऐसे आपको लेक्चर के टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मैं बोलूंगा, बट स्लाइड्स में नहीं लिखी होंगी। तो आप याद से उन चीजों को वीडियो पॉज करके अपने नोट्स में लिख लेना। तो ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है जिसका ये हाइड्रोफिलिक हेड है, वाटर लविंग हेड, एंड ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स है ना। वाटर इन टेल्स को पसंद नहीं है। तो इन टेल्स को वाटर से बचाने के लिए ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है लिपिड के, ये ऐसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जैसे मिसेल्स, लाइपोसोम, वेसिकल्स एंड ग्लोब्यूल्स। एंड ये स्ट्रक्चर जो होते हैं इनका वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड ये स्ट्रक्चर आर फाउंड इन acid insoluble pool. Therefore, lipids are biomicromolecule still found in acid insoluble pool, that is macromolecular pool. क्यों? क्योंकि जो लिपिड्स आर वाटर इनसोल्युबल, हाइड्रोफोबिक, फाउंड इन रेटेंटेट। रेटेंटेट क्या है ये भी हम अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से देखेंगे, बिकॉज दे आर associated in form of micelle, vesicle and globules. Okay. नेक्स्ट हम देखेंगे लिविंग सेल एंड अर्थ क्रस्ट में कुछ केमिकल्स का कंपोजिशन है, क्या वो सेम है, क्या वो अलग है, अलग है तो क्या अलग है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अर्थ क्रस्ट हैव सेम केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन तो सेम है बट रिलेटिव अबंडेंस अलग अलग है। मतलब कुछ चीजें होंगी जो लिविंग सेल में कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ज्यादा होंगी अर्थ क्रस्ट से, एंड कुछ चीजें अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होंगी कंपेयर टू लिविंग सेल। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अर्थ क्रस्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। ये एक टेबल है जो हमें एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। बहुत चांसेस है इससे क्वेश्चन आने के नीट में। तो इसके लिए एक निमोनिक है जो हमने बनाया है, जिससे आप बिना बुक के, बिना किसी चीज के आप ऐसे ही माइंड में रिवाइज कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसे ही याद हो जाता है तो वेल, आपको कोई निमोनिक की जरूरत नहीं है, या फिर अगर आपको खुद का निमोनिक बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, हाँ कौन सी नई कार मांगी स्विफ्ट। आपका कोई दोस्त है, उसे कार का बहुत शौक है, तो वो हर बार अपने पापा से नई कार मांगता है। तो इस बार आप मिले उससे, आपने पूछा कि हाँ भाई कौन सी नई कार मांगी तूने, तो वो बोल रहा है स्विफ्ट। हाँ कौन सी नई कार मांगी स्विफ्ट। तो हाँ से हाइड्रोजन, को से कार्बन और ऑक्सीजन, न से नाइट्रोजन, सी से सल्फर, नई से सोडियम, कार से कैल्शियम, मांगी से मैग्नीशियम एंड स्विफ्ट से सिलिकॉन। तो इसमें से जो पहले 5 एलिमेंट्स है वो लिविंग सेल में ज्यादा है, एंड नेक्स्ट 4 जो है वो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है। सबसे कम की बात करें तो अर्थ में सबसे कम नाइट्रोजन है, एंड लिविंग सेल में सबसे कम सिलिकॉन है। टॉप 3 की बात करें तो अर्थ में ओ सी का अर्थ में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एंड लिविंग सेल में OCH, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन। एंड उसके बाद का अगर सीक्वेंस आपको याद रखना है तो नन्हा कैमल सस्ता नहीं महंगा है। नन्हा से नाइट्रोजन, कैमल से कैल्शियम, सस्ता से सल्फर, नहीं से सोडियम, महंगा से मैग्नीशियम और सी से सिलिकॉन। नन्हा कैमल सस्ता नहीं महंगा सी। ठीक है। तो ये निमोनिक है, आप इजीली इससे याद रख सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हो। ये वो टेबल है जो हमें एनसीईआरटी में दिया गया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो लोग याद रखना कि ये जो हाइड्रोजन का कंपोजिशन है
वो नए एनसीईआरटी में चेंज हो गया। पुराने एनसीईआरटी में ये 0.5 था, पर ये आपको चेंज कर लेना है, इसको 9.5 कर लेना है। अभी नई एनसीईआरटी 2025 की एनसीईआरटी में 9.5 दिया है। तो एक बार हमने जो निमोनिक पढ़ा उससे हम ये टेबल को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले, हाँ कौन सी नई कार मांगी, तो आपके दोस्त ने कहा स्विफ्ट मांगी है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे मतलब अर्थ और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ज्यादा पहले 5 जो होते हैं, पहले 5 ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है ना। वही नेक्स्ट 4 की हम बात करें, सोडियम अर्थ में ज्यादा, कैल्शियम अर्थ में ज्यादा, मैग्नीशियम भी अर्थ में ज्यादा एंड सिलिकॉन भी अर्थ में ज्यादा। एंड सबसे कम की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में सबसे कम कौन है, नाइट्रोजन। एंड ह्यूमन बॉडी में सबसे कम कौन है, तो सिलिकॉन। टॉप 3 की बात करें तो अर्थ में ओसी का, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम। ह्यूमन बॉडी में टॉप 3 की बात करें तो ओसीएच, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। और बस एक नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, सीएनआर राव। ये सीएनआर राव का टेबल है, बस इतना याद रखना। नाम दिया है उनका तो याद रख सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। जैसे किसी भी लिविंग टिश्यू, लिविंग सेल में हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस होते हैं, तो उन्हीं की बात यहाँ पे की है। यहाँ पे ये बस एनसीईआरटी का टेबल है तो इन्होंने इतने ही दिए हैं, बट बहुत सारे इनके अलावा भी होते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप होता है हमारे बॉडी में। कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों आयंस एटीपेस की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वाटर वाटर हमारी बॉडी में सभी चीजों के लिए चाहिए। एंड सोडियम क्लोराइड एक्सक्रीशन चैप्टर में हम देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स में होता है, एंड सल्फेट आयन भी इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। तो हमारा बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट लेक्चर यहीं पे कंक्लूड होता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी सेल में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंस होते हैं। बस ऑर्गेनिक जो होते हैं वो सेल में बन सकते हैं या फिर बाहर से भी ले जा सकते हैं। वही इनऑर्गेनिक की बात करें तो वो सेल में नहीं बनते, बाहर से लिए जाते हैं। फिर बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन इसी चीज पे डिपेंड है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल इनऑर्गेनिक तो बन नहीं सकते। तो फिर क्या है, बायोमोलिक्यूल्स आर ओनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर इसेंशियल फॉर लाइफ। राइट। उसके बाद हमने बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया इनटू मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो आर फाउंड इन एसिड insoluble pool and micro in acid soluble pool, except lipid. Lipid are biomicromolecules which are found in acid insoluble pool, that is micro biomacromolecular pool. क्यों? क्योंकि lipids are hydrophobic, water hating, so they form, they associate and form micelle like structure which are found in retentate, that is acid insoluble pool. उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट टेबल देखा अर्थ क्रस्ट और लिविंग सेल के कुछ एलिमेंट्स के कंपोजिशन का। उसमें पहले पार्ट जो है वो अर्थ में ज्यादा है, एंड नेक्स्ट चार जो है, सॉरी पहले पार्ट जो है वो लिविंग सेल में ज्यादा है, नेक्स्ट चार जो है वो अर्थ में ज्यादा है। हमने टॉप 3 एलिमेंट देखे अर्थ और लिविंग सेल में। अर्थ में ओसी का, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम। एंड लिविंग सेल में ओसीएच, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। उसके बाद हमने इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स देखे किसी भी लिविंग टिश्यू में कौन से होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट हो गया, एंड सल्फेट, एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन होते हैं। बस यहीं पे हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर के पहले ये सब चीजें एक बार रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।